हाय स्टूडेंट्स, आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में जो 10 ग्रुप्स लाई करते हैं, टुगेदर दे कंप्राइज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 4 सीरीज आती हैं अपने पास, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। जनरली हम जो पढ़ते हैं वो 3D से लेके 5D तक पढ़ते हैं, 6D के बारे में इतना भी एक्सप्लोर नहीं है, ये रिसेंटली डिस्कवर हुए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बाहर पटक दिया गया है पीरियोडिक टेबल के सिस्टमैटिक पूरे टेबल में, इसको जगह नहीं दी गई है। लैंथनम से लेके ल्यूटेटियम तक, एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक, ये जो पूरे 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज आती हैं, दैट इज 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, ये भी हम अलग से पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का या ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन क्या है? इट मींस वो सारे एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी किसी ना किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन स्टूडेंट्स, जो अपने पास ग्रुप 12 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इन तीनों एलिमेंट्स में D10 कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है, मतलब कि ये अपनी डेफिनेशन के साथ अलाइन नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको ग्रुप 12 एलिमेंट्स को D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं रिगार्ड किया जाता है। इनको डी ब्लॉक में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब आगे चलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली इज रिटन एज n-1 D1 से लेके 10 एंड ns 0 से लेके 2। एनसीईआरटी में देखोगे तो आप ns को 1 से 2 लिखा हुआ है। ये 0 से 2 क्यों है, ये हम अभी देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ। जैसे कि हमने अभी एक्सेप्शनल केसेस मेंशन किया ही, तो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इतने सारे एक्सेप्शंस 2 रीजंस की वजह से आते हैं। सबसे पहला तो ये जो ns और n-1d है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। n-1d और ns जैसे कि 4s और 3d, तो 4s ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले आता है, 3d बाद में आता है। वैसे ही सारे होंगे, जैसे कि 5s और 4d बनेगा, सिमिलरली 6s और 5d बनेगा। तो इस तरीके से किसी भी nth शेल में और n-1th dth सब शेल में बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं होता है। तो इस वजह से कभी भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स की पॉसिबिलिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर के केस में हम देखते हैं, क्रोमियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है, इट कम्स आउट टू बी s1d5। एक इलेक्ट्रॉन s की जगह पे d में चले जाता है। s2d4 होना चाहिए था, पर उसकी जगह पे s1d5 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि D5 में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली कॉपर होना चाहिए था ये S2 एंड D9, लेकिन उसकी जगह पे हो जाता है ये S1D10। तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता है कि भाई S में जाना चाहिए कि D में जाना चाहिए, दोनों का एनर्जी गैप काफी कम है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। तो अभी तो हमने सिर्फ कॉपर और क्रोमियम पढ़ा, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स। 4D में नायोबियम से लेके सिल्वर तक सारे एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, कोई भी ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। इसमें एक पैलेडियम को मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पे पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको S0 और D10 मिलता है, और इसी चीज को इंक्लूड करने के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे 0 से 2 लिखा है। तो अगर एनसीईआरटी बोल रहा है 1 से 2, तो इट इज लाइक कि वो उसने जनरल ऑर्डर में इस एक्सेप्शनल केस को इंक्लूड नहीं किया है, वो इसको एक एक्सेप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। वैसे जनरली बुक्स में आप देखोगे 0 से 2 भी मिलेगा, तो उन्होंने पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन को भी इस ऑर्डर में इंक्लूड कर लिया है। उसके अलावा 5D में प्लैटिनम और गोल्ड, ये दोनों भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके ट्रेंड्स देखेंगे, स्टार्टिंग विथ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब सॉलिड स्टेट में जो मेटल सारे एटम्स अपने आप में आपस में बॉन्डेड हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपको उसको ब्रेक करके इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट में भी हमें क्या करना है,
हमें उसको सॉलिड स्टेट की इंटरेक्शंस को ब्रेक करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने दोनों जगह पे इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के बारे में मेंशन किया है। इंटरेक्शंस कौन सी हैं? ये सब मेटल्स हैं, तो इन सब मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग अच्छा होगा उतना ही आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ेगा, उतना ही हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मेटालिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा मेटालिक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाएंगे। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी की सीरीज में हमें पता है कि सेंटर में आते हुए सबसे ज्यादा हो जाते हैं, पहले बढ़ते जाएंगे फिर कम होते जाएंगे। तो इसलिए सेंटर में हमें पीक देखने को मिलती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी एंड मेल्टिंग पॉइंट में भी। इसमें एक चीज जो नोटिस करने वाली है, दैट इज मैंगनीज पे, टेक्नीशियम पे, दोनों जगह पे ही हमें डिप देखने को मिल रहा है। और ये डिप इसलिए आता है स्टूडेंट्स क्योंकि मैंगनीज, टेक्नीशियम ये सब D5 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं, और क्योंकि D5 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, S2D5, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन इतना रेडिली फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और वो आसानी से अपनी इंटरेक्शंस को ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं। अगर हम सीरीज का आपस में कंपैरिजन देखें तो देखो 3D सीरीज सबसे कम है, उससे ज्यादा 4D और उससे ज्यादा 5D। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दी लाइटर वंस। नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का कंपैरिजन इज बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स। एक तो हो गया शील्डिंग इफेक्ट एंड दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ये दो ओपोजिंग फैक्टर्स हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वैलेंस शेल के ऊपर बीच के इलेक्ट्रॉन्स कितना रिपल्जन लगा रहे हैं, रिपल्जन लगाएंगे तो साइज बड़ा करेगा वो। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस कितनी फोर्स से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मतलब वो साइज को छोटा करेगा क्योंकि वो खींच रहा है। तो दो अपोजिंग फैक्टर्स हो गए और दोनों का रिजल्टेंट हमें एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देता है। तो 3D सीरीज में देखा जाए तो पहले 4 एलिमेंट्स में साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि अभी शील्डिंग इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट हुआ नहीं है, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स तो भी 3-4 ही भरे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में, साइज में ओवरऑल हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है एटॉमिक रेडियस। रीजन बीइंग दोनों चीजें आपस में कॉम्पेंसेट कर देती हैं, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया है, तो वो एटॉमिक चार्ज को, न्यूक्लियर चार्ज को कॉम्पेंसेट कर पाता है। लेकिन लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स में D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना बढ़ गया है कि अब वो उसको क्रॉस कर जाता है और साइज हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। यही सेम ट्रेंड आपको 4D और 5D सीरीज में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक और जो सरप्राइजिंग बात है कि अगर हम सीरीज का आपस में कंपैरिजन करें तो वी विल जनरली एक्सपेक्ट कि 3D का सबसे कम, 4D का उससे ज्यादा, 5D का उससे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है, एक एक शेल ऐड हो जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये ट्रेंड, 3D के बाद 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। और इसका रीजन होता है क्योंकि 4D और 5D के रास्ते में 4f ऑर्बिटल्स भी आते हैं। 4f की फिलिंग के टाइम पे न्यूक्लियर चार्ज तो एक एक यूनिट से बढ़ते जाता है, लेकिन f का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है स्टूडेंट्स। SPDF, f का सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट और s का सबसे ज्यादा अच्छा शील्डिंग इफेक्ट। तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स, f के पूरे 14 एलिमेंट्स की सीरीज में हमें रेगुलरली साइज डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो 4D से 5D जाते हुए शेल के बढ़ने से साइज में जो इंक्रीज आना चाहिए था, 4f में रेगुलरली साइज इतना डिक्रीज हो जाता है कि 4D और 5D अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाता है। और इस पूरे फिनोमेनन का नाम क्या होता है? इट्स नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f का रास्ते में आने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से
साइज में डिक्रीज होता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिरकोनियम एंड हॉफनियम। इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जितने भी अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सब जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, सब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, तो ये सब जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो जैसे एस और पी के तो एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन्स को कभी लूज करते हैं तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साथ उनको लूज कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, दोनों के दोनों लूज होंगे, तो इसलिए मैग्नीशियम की हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, दैट इज +2। इसमें भी जो भी एस में इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल मतलब 4s2, उनके इलेक्ट्रॉन्स तो एक साथ लूज होंगे, लेकिन डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक एक करके लूज किए जा सकते हैं। इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है S2D5, 4s2 3d5। तो सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जब आप S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रिमूव कर दोगे, यानी कि +2। अब उसके बाद आप D के इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके रिमूव करो, आपको एक नया ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते जाएगा। मैंगनीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है। +2 से लेके +7 तक सारी स्टेट्स मिलती हैं। क्रोमियम में चलो वैनेडियम में देखते हैं। वैनेडियम इज 4s2 3d3, तो अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, यानी कि S के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के, फिर उसके बाद D के इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके रिमूव करो, आपको एक नया ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता जाएगा। तो इन दिस वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये मैंने हाईलाइट करके रखी हैं। आयरन का देखते हैं एक बार। आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती हैं, दैट इज +2 एंड +3। +4 बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। +6 भी हमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है, और +1 का भी इसमें एक कंपाउंड आता है। क्विकली टेल मी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहां पे देखते हैं, कौन से टेस्ट में आता है ये? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है और ये कौन से टेस्ट में आता है। ओके, तो ये तो हुआ 3D सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या पॉसिबल होता है। अगर हम सीरीज का आपस में कंपैरिजन करें तो जैसे पी ब्लॉक में हम जनरली देखते हैं जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। नीचे हेवियर एलिमेंट्स को देखोगे तो वो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश रहते हैं, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम पी ब्लॉक में फिर से पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में हेवियर एलिमेंट्स में ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, पर डी में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रोमियम। क्रोमियम +6 स्टेट में K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में +6 स्टेट में होता है वो, तो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब +6 में स्टेबल है लेकिन वो रिएक्ट करना चाहता है, जबकि जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं यानी कि मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये दोनों अपनी +6 स्टेट में इतने ज्यादा स्टेबल हैं कि दे डोंट वांट टू रिएक्ट एट ऑल। वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं अनलाइक क्रोमियम। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि FeCO5 एंड NiCO4। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, मेटल्स लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लैटिस में जो भी छोटी छोटी खाली एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वहां पे छोटे छोटे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स उन एम्प्टी स्पेसेस को जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स काफी पेक्यूलियर सी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, एकदम डिफरेंट, जो हम एकदम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये ना तो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ना ही कोवलेंट होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि एटम्स इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके बैठ गए हैं। किस टाइप की बॉन्डिंग है, ना तो आयनिक ना तो कोवलेंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो प्योर मेटल्स हैं उससे कई ज्यादा होते हैं,
और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि कुछ बोराइड्स तो डायमंड तक की हार्डनेस को अचीव कर लेते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड्स बनने के बाद मेटल्स की जो कंडक्टिविटी थी वो चली गई है, दे रिटेन देयर कंडक्टिविटी। और लास्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स थोड़ा सा केमिकली इनर्ट होते हैं, मेटल की जितनी रिएक्टिविटी है उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं M+2M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, मतलब कि किसी भी एलिमेंट की +2 स्टेट में जाने की कितनी टेंडेंसी है। कैसे मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर करते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक बार ना इस एलिमेंट की, किसी भी मेटल की +2 स्टेट में जाने तक की जर्नी को देखते हैं। पहले मेटल पहले सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सॉलिड स्टेट में इसकी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। पहले तो हम इसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड से गैशियस में जाने के लिए इसको हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ेगा। फिर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, फिर हम इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस में हमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज देनी पड़ेंगी। फिर हम फाइनली इस गैशियस आयन को हाइड्रेशन एंथैल्पी के थ्रू, हाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। इस पूरी जर्नी का टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा H टोटल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ये सारे इंडिविजुअल स्टेप्स, डेल्टा H एटमाइजेशन, आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2 एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सब का सम होगा डेल्टा H टोटल। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, सिवाय इस डेल्टा H हाइड्रेशन के, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी के अलावा आपको सब जगह पे एनर्जी देनी ही पड़ रही है, मिल नहीं रही है आपको। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द ओनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो इसको एग्जिस्ट करने में हेल्प कर रहा है, जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। बाकी सब जगह तो आपको खुद को एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्सटर्नली ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में। 3D में सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है एक्सेप्ट फॉर कॉपर। मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल है इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम याद करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो बीच में अपना हाइड्रोजन आता है जो रेफरेंस की तरह काम करेगा। लिथियम से शुरू होती है अपनी सीरीज। तो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और ये एलिमेंट्स H+ को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे एक्वस सॉल्यूशन से। मतलब अगर मैंने कोई एसिड ले लिया तो उस एसिड को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे जिद्दी मेटल्स को रिएक्ट कराने के लिए अपने पास एक स्पेशल रिएजेंट है नोन एज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया के कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस रेशो में उसको मिक्स किया जाता है ऐसे जिद्दी एसिड्स, ऐसे जिद्दी मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए। अब ये कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि इसका कॉपर का हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा लो है, जो कि इसकी बाकी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए या फिर एटमाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, तो उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता है। स्टूडेंट्स, इन सब एलिमेंट्स की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इनको याद करो, या फिर कम से कम इनका ओवरऑल ऑर्डर जरूर याद करो। ये किस चीज का ऑर्डर हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव, उतना ही +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो स्टूडेंट्स, ओवरऑल तो जैसे जैसे आप मूव करोगे ट्रांजिशन सीरीज में, 3D सीरीज में अगर हम बात करें, तो वो अक्रॉस द पीरियड वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। मतलब कि +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा +2 में कौन स्टेबल रहेगा? टाइटेनियम। ऊपर की तरफ एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे। स्कैंडियम क्यों नहीं? टाइटेनियम से क्यों स्टार्ट किया?
क्योंकि स्कैंडियम तो +3 ही दिखाएगा, +2 दिखाएगा ही नहीं। ओके, तो टाइटेनियम से अगर हम शुरू करें तो देखो पहले वैल्यू लेस नेगेटिव, यहां तक सही था, लेकिन ये मैंगनीज ने आके गड़बड़ कर दिया। तो मैंगनीज ने क्यों गड़बड़ करा, क्या गड़बड़ किया? पहले तो ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये +2 में ज्यादा खुश है। +2 में क्यों ज्यादा खुश है? अनलाइक यू ऑल, जो लोग +2 में है वो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। मैंगनीज +2 में ज्यादा खुश है। क्यों है ये ज्यादा खुश? क्योंकि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। मैंगनीज +2 में जाके D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, सॉरी D5 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा उसमें। देखो जरा +2 का असर हो गया मेरे ऊपर भी, चीजें गलत होने लगी हैं। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है तो वो आसानी से इसको अचीव करेगा। सेम गोज फॉर जिंक। जिंक भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है तो ये उसमें ज्यादा खुश होगा। फिर से देखते हैं, लेस नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही हो गया। ये भाई साहब को भी देखते हैं जरा, निकेल को। ये भी देखो जरा, डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम है, मतलब ये भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है। निकेल एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव क्यों है? बिकॉज उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज अ सपोर्टिंग फैक्टर, तो मतलब वो +2 स्टेट में स्टेबल होगा, आसानी से अचीव करेगा उसको। नेक्स्ट चलते हैं एलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत सारे एलॉयज फॉर्म करते हैं। एलॉय होता क्या है? इट्स जस्ट अ सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब आपने 2 मेटल्स के एटम्स को रैंडमली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मेटल्स का रेडियस आपस में 15% की रेंज में आता है, तो फिर वो अच्छा सॉल्यूशन बनाएंगे, अच्छा एलॉय बनाएंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये एक तो बहुत हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं मैंने एलॉयज की। देखो इसमें से जैसे स्टेनलेस स्टील है, ये तो हमें बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। देखो जरा, इट सेज फिकर नी करनी, समझा? और कुछ कुछ देखो, ये तो डायरेक्टली अपने नाम से ही बता देते हैं किस किस चीज से बने हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्निको, नाइक्रोम, ये सब अपने अपने नाम से ही बता देना। मिश मेटल देखो इसमें स्टूडेंट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स देखे जरा, सीरियम, लैंथेनम, नियोडीमियम, दीज आर रेयर अर्थ मेटल्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सब, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का एलॉय बनाइए। नेक्स्ट चलते हैं इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, जिसकी एक एग्जांपल हमें सबको पता होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। रेनी निकल यूज करते हैं हम, पैलेडियम यूज करते हैं, प्लैटिनम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो इसको कैटलिस्ट बनाने के लिए सूटेबल बनाती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को? सबसे पहली चीज तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से ये डिफरेंट चीजों के साथ आसानी से बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि कैटालिसिस अगर सरफेस पे हो रहा है, मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पे अगर रिएक्शन हो रही है, तो फिर किस टाइप, कैसे सपोर्ट करते हैं वो? कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से रिएक्टेंट के विद इन जो बॉन्डिंग थी वो बहुत वीक हो जाती है, जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, आसानी से रिएक्शन हो जाता है। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक सूटेबल कैटलिस्ट बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड बड़े ही कलर्ड, एकदम रंगीन, एकदम होली टाइप की फील देने वाले कंपाउंड्स होते हैं। मतलब आई थिंक अगर लैब में इन सब सॉल्यूशंस को देखा जाए तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ड्राइविंग फोर्स कि हाँ मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। इन सब के कंपाउंड्स को, कलर्स को देख के एकदम प्यार हो जाता है इनसे लैब में। तो इनका कलर किस वजह से होता है? दैट इज, फर्स्ट रीजन इज डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? डी के जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो विजिबल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है। सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है जो उसके ऊपर गिर रही है। उसमें से कुछ पार्ट उसने एब्जॉर्ब कर लेना है और बाकी का ट्रांसमिट कर देना है। ट्रांसमिट किया हुआ बचा हुआ कलर वो हमारी आंख को कलर की फॉर्म में दिखाई देता है। आई बात समझ? विजिबल में से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया, जितना ट्रांसमिट किया वो हमें कलर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है।
सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कौन करेंगे? ये वो एलिमेंट्स करेंगे जिनके पास डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि वो लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा रीजन होता है इनके कलर का लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से कलर आ रहा है या फिर डी ट्रांजिशन से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक शॉर्टकट, बड़ा ही सिंपल है। कोई भी स्पीशी अगर वो कलर दिखा रहा है भले ही उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, तो समझ आओ कि वो LMCT की वजह से है। जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, इन सब में देखो मैंगनीज यहाँ पे +7 स्टेट में है, क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम +6 में है, तो +7 में तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं डी में। यहाँ पे भी क्रोमियम में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं +6 में, लेकिन फिर भी ये कलर दिखा रहे हैं, तो मतलब किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू LMCT। अगर हम इस टेबल में देखें तो देखो जरा, स्कैंडियम कलरलेस दिखाई दे रहा है, टाइटेनियम +4 में कलरलेस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जिंक कलरलेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन तीनों के पास ही यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास प्रेजेंट होंगे वही डी ट्रांजिशन से कलर दिखाएंगे। अगला आता है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 को अगर कंसिडर करें तो उसमें कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं है, बहुत रैंडम सी वैल्यूज आती हैं, इसमें कुछ ज्यादा हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बस ओवरऑल इतना बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए IE की वैल्यू बढ़ती है। IE2 की अगर बात करें तो उसमें हमें एक अच्छा ट्रेंड मिलता है देखने को। देखो ओवरऑल वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, बस ये जो यहाँ पे एलिमेंट है 1592 वैल्यू वाला, इसका थोड़ा एक्सेप्शनली हाई वैल्यू है, एंड दिस एलिमेंट इज विच? दिस इज क्रोमियम। सिमिलरली यहाँ पे देखो सब कुछ सही चल रहा था, बस एक 1958 वैल्यू वाला कॉपर थोड़ा एक्सेप्शनली हाई वैल्यू आ गया, और इन दोनों की एक्सेप्शनली हाई वैल्यू का रीजन क्या है? इट इज D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। जिंक की देखो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी ज्यादा ही लो वैल्यू है, इसलिए क्योंकि अगर एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे जिंक में से, दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात हो रही है ना IE2 में, मतलब अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो फिर जिंक का D10 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, विच इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आसानी से अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। IE3 की बात करें तो इसमें भी IE3 की वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाएगी। बस इसमें कुछ नोटिस करने वाली चीज है, सबसे पहले तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव, यानी कि 3260 वाला वैल्यू एंड 3829 वाला वैल्यू, ये थोड़ा एक्सेप्शनली हाई वैल्यूज को एग्जिबिट कर रहा है, अगेन D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की वजह से। IE3 देखा जाए तो देखो कॉपर निकल एंड जिंक, कॉपर निकल एंड जिंक 3556, निकल और जिंक, इन सब की थोड़ी ज्यादा ही हाई वैल्यू आ रही है। इससे हमें यह समझ में आता है कि +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब एलिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आगे चलते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और करस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपेयर करें तो सबसे पहले तो एटॉमिक वॉल्यूम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कम होगा, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अब कौन प्रोवाइड कर रहा है? डी के इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और डी का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो फिर इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेंसिटी ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स से ज्यादा होती है, करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स से। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे विद इन द 3D सीरीज या विद इन द डी ब्लॉक सीरीज, तो उसमें भी एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मास भी इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है, एंड ओवरऑल डेंसिटी हमें हेंस इंक्रीज होती हुई मिलती है। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज होगी सिर्फ एक जिंक के अलावा। जिंक के लिए क्यों होती है डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि इसका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है।
अब स्टूडेंट्स हम डी ब्लॉक के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के साथ डील करने वाले हैं. फर्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड द अदर वन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. एक मैंगनीज का कंपाउंड है और एक क्रोमियम का कंपाउंड है. इन दोनों कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दोनों. तो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर. ये मैंगनेट आयन है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी. देखो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो ऐसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें और इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. जैसे कि देखो ये हो गया टोटल 7 बॉन्ड्स हो गए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी मैंने बोला 4, तो बॉन्ड ऑर्डर विल कम आउट टू बी 7/4. किसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर? मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर. दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ClO4 नेगेटिव. मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो VBT के हिसाब से देखोगे तो ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म आती है जो कि MOT के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर काफी कम होती है. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इसमें D3S आती है और ये परमैंगनिक एसिड का सॉल्ट है. परमैंगनिक एसिड का सॉल्ट है HMnO4. HMnO4 भी खुद एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर आप इस एसिड का एनहाइड्राइड बनाओगे तो दिस विल कम आउट टू बी Mn2O7. खतरनाक कंपाउंड है ये Mn2O7. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे सिंथेसाइज हो रहा था ये कभी कभी एक्सीडेंटली. प्रिपरेशन कैसे करनी है पोटेशियम परमैंगनेट की, अब ये देखते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं MnO2 से, which is also called as pyrolusite. पायरोलुसाइड का कलर क्या होता है अभी देखेंगे. तो MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट करो, KOH के साथ फ्यूज करो, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो ये सबसे पहले फॉर्म करेगा K2MnO4 विच इज पोटेशियम मैंगनेट. ये है परमैंगनेट जो हमें फाइनली फॉर्म करना है एंड दिस इज मैंगनेट. ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर देखी जाए यहाँ पे, मैंगनीज यहाँ पे +4 स्टेट में है, आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये चला गया +6 स्टेट में. फिर आपने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, आपने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया. एक्चुअली ऑक्सीडाइज नहीं, यहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है. दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. K2MnO4 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंगनीज +7 एंड +4 दोनों में जा रहा है. जब भी बीच के कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उससे हायर स्टेट और उससे लोअर स्टेट दोनों बन रही हो एक ही रिएक्शन में, मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन. ये डिसप्रपोर्शनेशन आप लेके आ सकते हो इसको किसी भी न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में रख के. कमर्शियली इसको फिर से पायरोलुसाइड से ऑक्सीडाइज करके पहले मैंगनेट आयन बनाते हैं, फिर इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है एल्कलाइन मीडियम में. दिस इज द कमर्शियल प्रिपरेशन. पर मैंगनेट आयन की कमर्शियल प्रिपरेशन है ये. इसको इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्कलाइन मीडियम में. मैंगनेट आयन पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है. कलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें और बहुत ब्यूटीफुल भी हैं. MnO2 पायरोलुसाइड ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है. ये कन्वर्ट होता है मैंगनेट आयन में विच इज डार्क ग्रीन इन कलर. फिर वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पिंकिश पर्पल कलर के पर मैंगनेट आयन में. ये जो मैंगनेट आयन हमने बनाया है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर होता है अगेन टेट्राहेड्रल और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है स्टूडेंट्स. पर मैंगनेट वॉज डायामैग्नेटिक, मैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक. अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसको 2 तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है. या तो आप हवा के साथ रिएक्शन करा दो डायरेक्टली, या फिर आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. दोनों सोर्सेस से लिया जा सकता है. अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका, जो कि लैब में भी यूज कर सकते हो आप, Mn2+ आयंस की ऑक्सीडेशन से.
ऑक्सीडेशन करते हैं हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से, जिसको कि मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको याद दिला दूं, इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है परऑक्सो। मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपने एक परऑक्सी लिंकेज से कंबाइन कर दिया है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये Mn2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद चला जाता है सल्फेट में और Mn2+ को कन्वर्ट कर देता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ परमैंगनेट में। इसमें ऑक्सीडाइज तो ठीक है, मैंगनीज हो रहा है, तो रिड्यूस क्या हो रहा है? व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस इन दिस रिएक्शन? देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हुआ नहीं है, यहां पे भी +6 है और H2OH2- में भी +6 था। रिड्यूस हो रहा है इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -1 में है परऑक्साइड में और सल्फेट में ये -2 में चला गया। सो ऑक्सीजन इज द वन विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, परऑक्साइड से -2 में जा रहा है ये। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। KMnO4 का एक ही काम है, जो सामने मिल जाए बस उसको ऑक्सीडाइज कर दो। और पोटेशियम परमैंगनेट, एक इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम पहले कि इसको हीट करने से क्या बनता है, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको आप हीट करोगे तो इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये खुद रिड्यूस होके किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैंगनेट आयन एंड पायरोलिसाइड +4 MnO2। KMnO4 की एक खास बात ये है कि ये तीनों मीडिया में ऑक्सीडाइज कर सकता है, चाहे आप इसको बेसिक मीडियम में रखो, चाहे एसिडिक में रखो, चाहे न्यूट्रल में रखो, इसने तो ऑक्सीडाइज कर ही देना। तो बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल तीनों मीडिया में इट इज ऑक्सीडाइजिंग और तीनों में इसका एन फैक्टर डिफरेंट आता है। तो आप इसको याद रखने के लिए बैन 153 ऐसा याद रखोगे। कैसा? बैन 153, BAN 153, बैन 153। तो देखिए इसका मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर आना चाहिए 5, मतलब कि ये +7 से रिड्यूस होके +2 स्टेट में जा रही है। दूसरा देखो, MnO4-, अगर आप इसको न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, दोनों का सेम ही मतलब होता है, ऐसे मीडियम में रखोगे तो फिर ये रिड्यूस होके जाएगा +4 स्टेट में, यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया? एन फैक्टर आ गया 3। और लास्ट, अगर आप इसको स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में रखोगे तो एन फैक्टर 1 आना चाहिए, मतलब ये +7 से +6 स्टेट में जा रहा है। Mn2+, MnO2 एंड MnO4-2-। ये हो गया आपका मैंगनेट आयन, ये हो गया आपका पायरोलिसाइड और ये हो गया आपका मैंगनस Mn2+ आयन। फर्स्ट वाली रिएक्शन में एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर आप इसमें एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लोगे, सपोज आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो फिर ये जो अपना खतरनाक वाला कंपाउंड है Mn2O7, ये फॉर्म हो जाता है। खतरनाक क्यों है? इट इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड। इसको याद रखना, बैन 153। चलो आगे चलते हैं, KMnO4 की एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को देखते हैं। बड़ी सिंपल सी रिएक्शंस है। NO2- नाइट्राइट +3 स्टेट में नाइट्रोजन को ये +5 में ले जाएगा। जो भी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये उसमें लाके उसको पटक देगा। सल्फर ले लो चाहे आप, सल्फर को +4 स्टेट में लिया है हमने, SO3 सल्फाइट, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसने इसकी हाईएस्ट स्टेट यानी +6 में लाके इनको पटक दिया। खास बात क्या है? अब इस रिएक्शन को देखो, सल्फाइड -2 से ये सिर्फ सल्फर तक ही जाता है, येलो कलर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। येलो कलर का कोलॉइडल सॉल्यूशन, सल्फर का कलर येलो होता है। आगे चलते हैं, फेरस ले लिया अगर आपने, मतलब किसी भी मेटल को अगर आपने किसी उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लिया तो फिर ये उसको हायर स्टेट में ले जाएगा। फेरस से फेरिक में चला गया। ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सलेट मतलब +3 स्टेट, +4 में ले गया ये। X- से X2 मतलब कोई भी अगर आप हैलाइड आयन लोगे तो उसको ये हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा, -1 से 0 स्टेट में ले जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप KMnO4 की रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में कर रहे हो
तो अगर आप उसको यूज करके टाइट्रेशंस कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो आप HCl को एज एन एसिड नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि इसने उसके साथ भी इंटरफेयर कर लेना। KMnO4 ने Cl- को भी ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देना, फिर आपकी मेजरमेंट्स, आपके नंबर ऑफ मोल्स, आपकी इक्विवेलेंट सब बिगड़ जाएगा। सो X- से X2, नेक्स्ट इज H2O2 टू O2। यहां पे ऑक्सीजन परऑक्साइड -1 स्टेट में, उसको ऑक्सीडाइज करके इसने 0 में कन्वर्ट कर देना। सिमिलरली हाइड्रोजीन NH2NH2, नाइट्रोजन यहां पे कितनी स्टेट में है, इट इज इन -2 स्टेट, 0 में कन्वर्ट हो गया ये। और लास्ट अगेन टिन लोअर स्टेट में है, उसको हायर स्टेट में ले गया, स्टैनस से स्टैनिक बना दिया। अब इन सबके एन फैक्टर्स की अगर कैलकुलेशन करें हम स्टूडेंट्स, +3 से +5 एन फैक्टर 2, +4 से +6 2, +4 से +6 2, -2 से 0 2, फेरस टू फेरिक 2, अगेन +3 से +4, क्या एन फैक्टर 1 आएगा यहां पे? नो, एन फैक्टर यहां पे 1 नहीं आएगा। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसके एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब या फिर लूज किया। तो C2O4 2- में 2 कार्बन है ना, एक +3 से +4 गया, तो दोनों कार्बन का मिला के आप एन फैक्टर यहां पे 2 बोलोगे, 1 नहीं। समझा? चलें आगे। X- से X2 एन फैक्टर 1, अब आप बोलोगे यहां पे भी 2 आना चाहिए। अरे नहीं भाई, एन फैक्टर इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम। X- का एन फैक्टर कितना है, -1 से 0 गया ना, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। H2O2 2 ऑक्सीजन है, -1 से 0 तो एन फैक्टर 2। N2H4 -2 से 0, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर 4, इसका एन फैक्टर 2। आगे चलते हैं। बेसिक या फिर वीकली एल्कलाइन, सॉरी न्यूट्रल या फिर बेसिक, इन दोनों मीडिया में किस टाइप की रिएक्शंस आती हैं? सबसे पहली रिएक्शन, Ki के साथ रिएक्ट करोगे अगर इसको, तो ये उसको आयोडेट में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द आयोडेट आयन। इसमें आयोडीन +5 स्टेट में प्रेजेंट है। ऊपर वाली जो रिएक्शन थी एसिडिक मीडियम वाली, वो क्या थी? वो था कि अगर I- लोगे तो I2 में कन्वर्ट करेगा, ये था एसिडिक मीडियम में। अब हम कर रहे हैं न्यूट्रल मीडियम या वीकली अल्कलाइन मीडियम। ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, दोनों पेपर में, नीट में और जेई के पेपर में। ये मतलब 3-3, 4-4, 5-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इस इक्वेशन के ऊपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाइपो सोल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन। हाइपो सोल्यूशन में सल्फर एवरेज +2 स्टेट में होता है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है +6 स्टेट में। खुद देख रहे हो किस में रिड्यूस हो रहा है। जितनी भी हमने एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शंस करी थी, उन सब रिएक्शंस में ये खुद रिड्यूस होके Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी हमने रिएक्शंस पीछे देखी थी, उन सब में Mn2+ का बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको साथ में। यहां पे आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? MnO2 मिल रहा है। और तीसरी रिएक्शन है इसकी Mn2+ के साथ। तो जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन था, ये उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसमें मैंगनीज की 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपस में कंबाइन करके एक तरीके से एक सिंगल स्टेट दे रही हैं आपको। तो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ एक स्टेट मिल रहा है आपको। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। अगला कंपाउंड है, दिस कंप्लीट्स पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी सारी प्रॉपर्टीज देख ली हमने, इसका प्रिपरेशन देख लिया हमने। अब हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी का भाई है दूसरा। इसकी किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको बना के दिया हुआ है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बिना अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। 2 ऑक्सीडेंस के साथ डबल बॉन्ड होगा, और 2 ऑक्सीडेंस के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डाइक्रोमेट आयन में कितने क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं, कितने CRO बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं? तो इसका आंसर आता है 6। जनरली आप लोग सोचोगे ये वाले तीनों बॉन्ड्स और ये वाले दोनों बॉन्ड्स, ऑल 8 ऑफ देम आर इक्विवेलेंट, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो पूरे में होगा।
लेकिन एक्चुअल में ये जो बीच वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रेजोनेंस सिर्फ इतने भाग में ही होता है, ये नेगेटिव इधर, ये बॉन्ड इधर, सिर्फ इतने इतने पार्ट में, ये वाले तीनों बॉन्ड्स में ही होगा। सिमिलरली ये वाले तीनों बॉन्ड्स में आपस में रेजोनेंस होगा। ये बीच वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। आगे चलते हैं। ये डाइक्रोमिक एसिड का सॉल्ट है। डाइक्रोमिक एसिड इज H2Cr2O7, जिसका कि एसिड एनहाइड्राइड बनता है CrO3। आप देख सकते हो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मेंटेन्ड है क्रोमियम का। पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस सोडियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत कम सॉल्युबल होता है पानी में, इसलिए वो आसानी से क्रिस्टलाइज आउट कर जाता है। आप इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखोगे कि पहले सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, फिर उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल क्यों है। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सोडियम डाइक्रोमेट पानी में ज्यादा सॉल्युबल क्यों होगा। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम क्रोमाइट ओर, FeCr2O4। FeCr2O4 को इस फॉर्म में भी लिखते हैं FeO.Cr2O3। तो इसका रिएक्शन कराते हैं किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ। NaOH ले लो, Na2CO3 ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है। ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट। यहां पे ये किस फॉर्म में प्रेजेंट था? Cr2O3 की फॉर्म में प्रेजेंट था, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमेट को देखे जरा, क्रोमियम को आपने +3 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लिया। क्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है अगेन टेट्राहेड्रल। काम आसान है आपका, सारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें भी देखो 2 नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, बाकी दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो रेजोनेंस करने के बाद आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा कि सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हो गए हैं। साथ में बनेगा CO2 एंड Fe2O3। ये जो क्रोमेट आयन बना है हमारा, दिस इज येलो इन कलर, और जो FeCr2O4 किया, दिस इज ब्लैकिश ब्राउन इन कलर। अगेन उसका रॉ मटेरियल क्या था? KMnO4 का, उसका रॉ मटेरियल था MnO2, वो भी ब्राउनिश ब्लैक कलर में था। ये आपने क्रोमाइट और लिया है, ये भी ब्राउनिश ब्लैक कलर में। तो दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का ही होगा। क्रोमेट बना यहां पे येलो कलर का। मैक्सिमम क्रोमेट्स येलो कलर के ही होते हैं। जैसे कि हम अभी पोटेशियम क्रोमेट बनाएंगे तो वो पोटेशियम क्रोमेट भी येलो है। सिवाय सिल्वर एंड मर्क्यूरी, इन दोनों के क्रोमेट्स रेड कलर के होते हैं। उसके अलावा जितने भी क्रोमेट्स हैं सब येलो कलर के होंगे। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट से डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का होगा। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को हम KCl के साथ रिएक्ट करके एक्सचेंज कर देंगे हम। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट कर जाएगा, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ 2H2O भी होगा उसके पास। डाइक्रोमेट दोनों आयंस ही, सोडियम भी और पोटेशियम भी, दोनों ही ऑरेंज कलर के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पोटेशियम क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सिर्फ pH को चेंज करके। आई बात समझ? सिर्फ pH को चेंज करके आप ये दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने क्रोमेट में एसिडिक मीडियम रखा, यहां पे H2SO4 आएगा। अगर आपने क्रोमेट में एसिडिक मीडियम रखा तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब कि आपका सॉल्यूशन येलो से ऑरेंज कलर का हो गया। अगर आपने पीएच को बढ़ाया, अगर आपने बेसिक मीडियम रखा, तो ये डाइक्रोमेट वापस से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अनलाइक KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेचारा सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा और ये उस रिएक्शन में खुद रिड्यूस होके Cr3+ बनाता है। मतलब कि +6 से +3 स्टेट में आ गया। तो एन फैक्टर अगर निकालें तो +6 से +3 3 का चेंज हुआ, पर क्योंकि यहां पे 2 क्रोमियम एटम्स हैं तो आप इसका एन फैक्टर लिखोगे 6। समझ में आई बात? 2 क्रोमियम का काउंट करोगे तो एन फैक्टर आएगा 6। देखिए सर अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, कुछ फर्क है ही नहीं। जो KMnO4 की रिएक्शंस थी वही इसकी रिएक्शंस है, कोई फर्क नहीं है। देख लो सेम एज इट इज रिएक्शंस बनाई। डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है इन रिएक्शंस में विच हैपन, जैसे कि अभी ये थायो है, हाइपो सॉल्यूशन थायोसल्फेट, तो इसका रिएक्शन KMnO4 में क्या हुआ था? KMnO4 में H2O3 ऑक्सीडाइज हुआ था सल्फेट में। यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा इनटू सल्फेट एंड सल्फर। सल्फर फिर से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, येलो कलर का सॉल्यूशन कर देगा ये। H2O3 यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है इनटू +6 एंड 0 स्टेट। अगला रिएक्शन देखो H2O2 के साथ। H2O2 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों मीडियम में रिएक्ट करता है, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। एसिडिक मीडियम में फाइनल जो प्रोडक्ट होगा क्रोमियम की रिस्पेक्ट में, तो वो डाइक्रोमेट से Cr3+ में कन्वर्जन होना चाहिए। तो Cr3+ इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन रास्ते में बीच में एक CrO5 का भी कंपाउंड बनता है जो कि बहुत ही कूल से ब्लू कलर का होता है और ये उसका स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम इस कंपाउंड को पढ़ते होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, 6 यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं। कंपाउंड से डायरेक्टली निकालोगे तो कितना आएगा? +10 बोल दोगे आप। अब बोलोगे ऑक्सीजन का -2 और क्रोमियम का +10, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर इसका ये होता है, यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 है जो कि फाइनली +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो एसिडिक मीडियम की जगह अब बेसिक मीडियम अगर H2O2 के साथ लेंगे तो क्या रिएक्शन होता है? तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा K3CrO8। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये उसका स्ट्रक्चर है। 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, देखो सारे पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं और यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ये भी एक पेरोक्साइड हो गया, ये तीनों भी 3 पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं और इन सारे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो कि पोटेशियम के साथ यहां पे सॉल्ट बना रहे होंगे। क्योंकि बेसिक मीडियम है तो डाइक्रोमेट विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट। येलो कलर का क्रोमेट बनेगा यहाँ पे, तो फाइनल तो इसको क्रोमेट में ही कन्वर्ट होना है। बट बीच में ये जो रेडिश ब्राउन कलर का K3CrO8 बना, उसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा। लास्ट रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड के साथ ये पहले अमोनियम डाइक्रोमेट बनाता है, जिसको कि अगर आप हीट करोगे तो ऑलमोस्ट 60-70% प्योर नाइट्रोजन बन जाता है यहाँ पे। और Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है। Cr2O3 फायरवर्क्स में जो ग्रीन कलर आता है ना, Cr2O3 is the compound responsible for it. So that's all students. Thank you everyone.